आज हम लोग पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, x प्लस 2z इंटू पी प्लस 4zx माइनस वाई इंटू क्यू इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन अभी आपका 2018 में पूछा गया था। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन में आपका स्मॉल p और स्मॉल q आ रहा है, मतलब स्मॉल p और स्मॉल q ये आपका लीनियर फॉर्म है। और लीनियर फॉर्म में मैंने आपको लैग्रांजेस फॉर्म बताया था। अगर क्वेश्चन मेरा जो कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो मेरा p प्लस q इक्वल टू r के फॉर्म में रहे तो उसको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं ये मैंने आपको बताया था लैग्रांजेस फॉर्म में। ये भी देखो, ये आपका कैपिटल P के जगह पर है, ये आपका कैपिटल Q के जगह पर है, ये आपका कैपिटल R के जगह पर है। हो गया ना, P प्लस Q इक्वल टू R। इसका मतलब यहाँ पर जो है कैपिटल P का वैल्यू ये दिया हुआ है, कैपिटल Q का भी वैल्यू दिया हुआ है और कैपिटल R का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग P, Q और R का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लोग P का वैल्यू, Q का वैल्यू और R का वैल्यू उतार लिए। अब आपको जो है बीती बातें याद करनी होगी, जो मैंने आपको लैग्रांजेस फॉर्म में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ स्टेप मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता था। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, याद पारो? थोड़ा अपने माइंड को रिवर्स लो। पिछले चैप्टर में तो मैंने वहाँ आपको बताया था इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या था ऑक्सिलरी इक्वेशन? dx बटे p इक्वल टू dy बटे q और इक्वल टू dz बटे r। इसमें हम लोग p का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक पहुँच गए हो आप। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये तो आपको क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है ना इक्वेशन। मतलब यहाँ पर जब मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन आता था उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने आपको 3 मेथड बताया था, ग्रुपिंग मेथड, मल्टीप्लायर्स मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड। तो देखो क्या ग्रुपिंग हो रहा है किसी दो का। अब ग्रुपिंग मतलब क्या, अगर यहाँ dx का फंक्शन है तो नीचे में सिर्फ x का होना चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा z का आ गया, नहीं आना चाहिए था। इसमें भी आपका dy वाले में z और x एक्स्ट्रा आ चुका है। एंड अगेन ये dz वाला फंक्शन था, इसमें भी आपका y और x दोनों एक्स्ट्रा आ चुका है। दैट इज ये आपका ग्रुपिंग मेथड से तो नहीं बनने वाला है। अब मल्टीप्लायर्स मेथड की बात करते हैं। ठीक, मल्टीप्लायर्स मेथड की एक खास विशेषता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इंटीग्रेशन बहुत आसानी से बनता है। क्या विशेषता है कि हम लोग इसके डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, सबके डिनोमिनेटर पर आप ध्यान दो। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर x है, यहाँ पर 4zx है और यहाँ पर 2x स्क्वायर, मतलब हम सिर्फ x वाला फंक्शन देख रहे हैं। अच्छा, इसमें x स्क्वायर, यहाँ पर 4zx है। अगर इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 4zx स्क्वायर बन गया। अब 4zx स्क्वायर, इसमें अगर z से मल्टीप्लाई किए तो ये 2zx स्क्वायर बना। अच्छा, 2z से मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो बन गया ना 4zx स्क्वायर, मतलब इसमें x से मल्टीप्लाई, इसमें 2z से मल्टीप्लाई किए, दोनों 4zx स्क्वायर और ये भी 4zx स्क्वायर बन गया। लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है दया, अभी भी ध्यान दो। क्या गड़बड़ है? एक प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब किसी एक को माइनस में होना होगा। बिकॉज इस सारे हर को जोड़ेंगे ना, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम लोग ऐसा मल्टीप्लायर से निकालेंगे मक्खन जैसा कि जिसको लगाने के बाद एकदम पूरा फिसल जाए, मतलब 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर -2z लगाते हैं, जिससे -2z, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -4zx स्क्वायर होगा, जो कि इसको रफा दफा कर देगा। चलो, ये तो बात हो गई। लेकिन इसमें x से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ हलचल हुआ, मतलब सेकेंड टर्म में यहाँ पर -xy आ गया। तो हमको +xy चाहिए। +xy, इसमें तो
मल्टीप्लाई कर दिए हैं, नहीं होगा। इसमें अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस एक्स वाई निकल जाएगा। हाँ चलो कुछ तो शांति वाला, लेकिन फिर भी यहाँ y से मल्टीप्लाई करने के बाद भी चाय में चीनी कम मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर 2yz मिल गया, अब हमको -2yz चाहिए। अरे यहाँ पर ये नए शहंशाह को इन्होंने दबा दिया है। यहाँ पर आपका देखो 2-2yz निकल चुका है, जो कि इसको हौले हौले शांत कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं इस सब को आप जोड़ोगे मल्टीप्लायर्स यूज करने के बाद तो ये 0 के बराबर हो रहा है, मतलब बहुत आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं यूजिंग मल्टीप्लायर्स। क्या क्या यूज किए, बारी बारी से y यूज किए, x यूज किए और -2z यूज किए रिस्पेक्टिवली। तो हमको जरूरी था सबके ऐड का, तो सीधा हम लोग जिससे काम उसी का भजेंगे नाम। I mean, सिर्फ हम लोग ऐड वाला टर्म ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इच फ्रैक्शन इक्वल टू, वैसे आप लिख सकते हो इसमें y/y से मल्टीप्लाई करके भी एक फ्रैक्शन लिख सकते हो, इसमें x/x से मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिख सकते हो, लेकिन अभी तत्काल हमको सब का डिनोमिनेटर को सम के रूप में लिखेंगे जिससे कि वो 0 हो जाए। तो इच फ्रैक्शन, प्रत्येक फ्रैक्शन मेरा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जब हम इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे y dx एंड इसमें भी y से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन सबको जोड़ते चलेंगे एंड इसमें x से मल्टीप्लाई। देखो फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग x/x 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x dy यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू 4zx माइनस वाई एंड अगेन प्लस इसमें -2z से dz एंड अगेन इसमें -2z। अब मैंने तो वैसे भी भविष्यवाणी कर दी थी भाई कि ये 0 होने वाला है। जब मैंने आपको कह दिया है ये 0 होने वाला है तो मेरी बातें थोड़ी मान ली करो। देखो कैसे, ये xy और ये xy कैंसिल हुआ, ये yz I mean 2yz, ये 2yz कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ। इसका मतलब जो इच फ्रैक्शन था ना, वो इच फ्रैक्शन मेरा y dx प्लस x dy माइनस 2z dz बटे 0 आ चुका है। दैट्स क्लियर। चलो इस 0 का मल्टीप्लाई से कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पर इस सब में कोई भी फ्रैक्शन रखोगे इस फ्रैक्शन की जगह पर, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 0 हो गया। तो अगेन जो था वहाँ पर उसको हम लोग हूबहू उतार लेते हैं। अगेन इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करोगे dx में y का फंक्शन आ चुका है, dy में x का फंक्शन आ चुका है। ले अब की होगा, अरे कुछ नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है y dx प्लस x dy। अच्छा अगर आपको मैं कहूँ कि x y का डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा आपका, फर्स्ट टाइम आप x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx एंड y को रखोगे प्लस फिर आप x को रखोगे और y का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका यही टर्म आएगा। मतलब इसको हम लोग dxy लिख सकते हैं, मतलब xy का डेरिवेटिव। बहुत अच्छे, डेरिवेटिव ऑफ xy मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है, -2z dz। अब तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग एंड एक कांस्टेंट टर्म आता है ना, तो हम कांस्टेंट टर्म a लिख लेते हैं, बिकॉज हमको कांस्टेंट टर्म ही तो निकालना था ना, जिस कांस्टेंट टर्म के बदले में हम लोग u या v पुट करेंगे, ठीक, जो मेरा सॉल्यूशन होगा। मतलब हमको a का वैल्यू निकालना है। तो a इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाएगा, बचा xy एंड -2z²/2, ये कैंसिल। तो a का वैल्यू मेरा निकल चुका है xy माइनस z²। इसी को हम लोग u कहो या v कहो, u इक्वल टू xy माइनस z²। मेरा u निकल चुका है, अब हमको v निकालना है, ठीक है। चलो v की दुनिया में चलते हैं अब। अच्छा जैसे हम लोग u निकाले वैसे ही v निकाले क्या, फिर से हम लोग मल्टीप्लायर ऐसा यूज करेंगे जिससे कि मेरा डिनोमिनेटर का सम 0 हो जाए। हाँ जरूर ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखेंगे और इस पर फिर से विचार विमर्श करेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलो इस साइड हम लिखते हैं, हम लोग उतार लिए इस साइड।
ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। एंड एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो कि उस समय हम लोग इसको और इसको तवज्जो दिए थे, लेकिन अब हम लोग इस x को तवज्जो देंगे, मतलब ओहदा इज्जत जो हो यहाँ 2x² है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो 2x² होएगा 2x से, सोचो 2x से मल्टीप्लाई किए तो 2x², यहाँ पर भी 2x² हुआ। कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, जैसे वहाँ पर था, वहाँ पर भी मैंने माइनस नहीं दिया था, यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो इसमें -1 कर दो ना, तो ये 2x², ये -2x² हो गया 0। ठीक, पहला टर्म का तो बात हो गया। सेकंड, इसके ऐसा होने के बाद देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4zx आ गया। यहाँ तो 4zx तो पहले से ही है, जिसको खोज रहे हो ना आप वहाँ पहले से है हाजिर, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, लेकिन माइनस में नहीं है, बस माइनस लगा देते तो -1, यहाँ 4z, यहाँ 4zx हुआ, यहाँ पर -4zx हुआ, कैंसल। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपका +y है, यहाँ आपका -y है, 0। मतलब हम ऐसा मल्टीप्लायर्स यूज कर रहे हैं ना जो डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर के सम को 0 कर दे। इंटीग्रेशन इतना आसान हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन इतना आसान हो जाएगा ना, आपने सोची ना होगी। ठीक है, चलो सेम उसी तरह यूजिंग मल्टीप्लायर्स क्या क्या है, 2x -1 रिस्पेक्टिवली। हम सबको नहीं लिखेंगे, हम बोल देते हैं कि हर एक फ्रैक्शन बराबर है, ईच फ्रैक्शन किसके बराबर है? जब हम इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x dx, एंड इसके हर में भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो सही। एंड अगेन फिर सम करना है, जोड़ना है, ठीक। एंड अगेन -dy, लो -dy, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई, एंड अगेन इसमें भी -dz, एंड अगेन इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई। हाँ चलो ठीक है, ठीक से ही मतलब है। 2x dx, दुनिया से मैं हारा, ला 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 ला। यहाँ देखो 4x² + 4zx -4zx एंड +y -2x² -y 2x²। अरे यहाँ पे 2x² होएगा ना, कहाँ से आप 4 लेते आते हो? चलो 0 हो गया, ये 0 और ये 0 दोनों का मिलन होगा और फिर से 0 हो जाएगा। पृथ्वी और अंतरिक्ष शून्य में समाया हुआ है। चलो नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो आसान है, कर लो, छोड़ दो क्या, कर ही देता हूँ। आफ्टर इंटीग्रेटिंग क्या होगा, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे x dx आएगा, यहाँ पर dy एंड यहाँ पर dz, एंड एक नया कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग b c d e f जितना अल्फ़ाबेट है उसमें से सारे मैंने जो यूज किया उसको छोड़ के कोई भी मान लेना। एंड यहाँ देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन x का क्या होएगा, x² / 2 -y - z, ये कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू यहाँ से निकल गया x² -y - z। यही है आपका b का वैल्यू, जिसको हम लोग भी पुट कर देते हैं, इसलिए v = x² -y - z। बिकॉज हमको सॉल्यूशन निकालना था u v के रूप में, तो हम लोग निकाल चुके हैं। सो फाई u v, u का वैल्यू क्या निकला था, xy - z², xy - z², एंड v का वैल्यू ये निकला x² -y - z। यही आपका सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।